वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। हम लोग आज बात करने वाले क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड 17 मार्च को, उसके लिए लेके आए हम लोग कुछ खास आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं क्लास जो 12th का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 11 और 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट के, इसीलिए ये जो चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपना सफरनामा स्टार्ट करते हैं। और सफरनामा में आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने वाले हैं। हम लोग को ये पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर मान लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अगर मान लेते हैं उसकी क्या करी जाए भैया, तुलना की जाए, तो या तो कम होगी या तो बढ़ेगी, जो भी होगी वो सब कुछ क्या कहलाता है भैया, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो चलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चंस पे आना है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन द डोमेस्टिक करेंसी, the price of one currency in relation to the other currency in the international money market, the price of domestic currency in relation to the foreign currency in the international money market, या both A and C। तो यहाँ पे भैया ऐसा तो नहीं है गोल्ड के अगेंस्ट में तो नहीं होता, अगर दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट में होता है। तो आंसर क्या होगा सर जी? यहाँ पे both B and C is the correct answer। exchange rate is the price of currency expressed in terms of gold, metal, another currency या none of these। तो हमें पता है कि एक्सचेंज रेट किसके अगेंस्ट में होता है भैया, तो अनदर करेंसी के अगेंस्ट में होता है भैया, इतना याद रखना है हम लोगों को। इसीलिए इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए, राइज ऑफ एक्सचेंज रेट एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अगर सरकार तय करे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा तो ये क्या कहलाता है भैया? तो इसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या पैगिंग सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो ये होगा यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैगिंग सिस्टम। और अगर मान लेते किसी करेंसी को अगर किसी मेटल के अगेंस्ट में टाई अप कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं उसकी हम लोग पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा ये यहाँ पे? तो यहाँ पे ये कहलाता है भैया क्या? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पार एक्सचेंज रेट, या बोथ ए एंड सी। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड। क्या होगा भैया? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम और पार। फ्लोटिंग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स हो जाना करेंसी का करेंसी के अगेंस्ट में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस। डिमांड कर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा भैया हमेशा? तो ये हमेशा होगा नेगेटिवली रिलेटेड। क्या होगा भैया यहाँ पे? नेगेटिवली रिलेटेड। ये एग्जाम में याद रखना है भैया। ओके, चलिए, तो डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड ऐसे याद कर लो भैया, ठीक है ना? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भैया इसी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया? द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या होता है भाई? तो हमेशा डिमांड अगर नेगेटिव है तो सप्लाई कर्व क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा। डिमांड नेगेटिव है तो सप्लाई क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे? तो हम लोग याद कर लेंगे भैया DN SP, ठीक है ना? तो दमन एंड दीव के SP, ठीक है, दमन एंड दीव के SP याद कर लेना भैया। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। डिमांड के टाइम में नेगेटिवली और सप्लाई के टाइम में पॉजिटिवली स्लोप रहेगा फॉरेन एक्सचेंज का, ऐसा याद कर सकते हैं हम लोग। ओके भैया, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए क्लियर करते हैं। When domestic currency loses its value in relation to the foreign currency in international money market, it is a situation of appreciation, depreciation, devaluation और none of these। तो इसमें चार कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं भैया। एक तो आता है एप्रिसिएशन, दूसरा आता है डेप्रिसिएशन। तो अब याद रखिए कि आप अपनी करेंसी को लेके चलेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपकी $1 की वैल्यू जो थी वो 70 रुपए थी, ठीक है? आपको अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाना है तो आपको कम देना पड़ेगा। तो $1 इज इक्वल टू, अगर ये 60 रुपीज हो जाता है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। $1 अगर मान लेते हैं 70 रुपए है, $1 अगर आप चाहते हैं कि ये डेप्रिशिएट हो गई है तो कैसे भैया? डेप्रिशिएट तब हो जाएगी जब आप इसके बदले में ज्यादा पैसा देंगे, तब क्या कहलाएगी भैया? ये डेप्रिशिएट कहलाएगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ बोलता है डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यूज, अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर दे फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में इंटरनेशनल मनी मार्केट में, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन। हाँ, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जो है ये मेनली
ये सरकार का काम होता है, ठीक है ना। चलिए, और ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो सेवेंथ का आंसर क्या होगा भैया यहाँ पे, करेंसी डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आप पहले से ज्यादा पैसा यहाँ पे चुका रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आता हूं। करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन, करेंसी एप्रिसिएशन कब होगा? जब मुझे कम पैसा देना पड़ेगा, तब करेंसी क्या होगा भैया? एप्रिसिएशन होगा। डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, भैया लूज करेगी तो एप्रिशिएट कैसे होगी? देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बोल रहा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ आंसर क्या होगा सर जी यहाँ पे 8 का? तो आंसर होगा देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया करेंसी अप्रिसिएशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई? व्हेन यूएस डॉलर एक्सचेंज 50 इंस्टेड ऑफ 55, मतलब क्या करना है भाई, ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग उसको 55 देते थे और अब कितना देना पड़ रहा है? 50 देना पड़ रहा। तो हमारी करेंसी क्या हुई भाई यहाँ पे? हमारी करेंसी 5 रुपए प्लस हो गई है। कितनी हो गई? 5 रुपए प्लस। तो इसको क्या बोलेंगे? करेंसी एप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? करेंसी एप्रिसिएशन। ये एग्जाम में याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? डिमांड जो है उसके लिए जो एक्सैक्टली जो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़ेगी? ओके, इंपोर्ट से बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बढ़ेगी, इनकम रिसिप्ट से बढ़ेगी, या तो बोथ ए एंड बी से बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा भैया। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता जरूरी है? तो दो चीजों की जरूरत है भैया, एक तो इंपोर्ट की और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं एफडीआई के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। बोलता है रिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ भैया? जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है उसको बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये कब हो सकता है भैया? हम लोग को ये बताना है, ठीक है। चलिए, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट ओइंग टू सप्लाई या डिमांड फोर्सेस। नेक्स्ट बोलता है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए यहां पे सब कुछ यूज किया मगर सरकार का नाम कहीं पे भी नहीं लिया। raised by the government by lowering the exchange rate, market forces of demand and supply become redundant, ठीक है, both B and C, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन दो कारणों से हो सकता है, सरकार के कारण या मार्केट के कारण। इंटरनेशनल मार्केट का यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी यहाँ पे? बोथ B and C is the correct answer, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। Which of the following is correct in case of managed floating? managed floating का मतलब क्या होता है भैया? समझ लीजिएगा, बट डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग एक ही जैसे होता है, ठीक है। मार्केट को काम दिया जाता है बट मार्केट अगर सही से काम नहीं कर पाता है तो फिर हमारे यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो इसमें इंटरफियर करने लगती है। इसको बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ मैनेज फ्लोटिंग? अंडर दिस एक्सचेंज रेट डज नॉट रिमेन विद द डिजायर्ड लिमिट। क्या डिजायर्ड लिमिट पे ही रहना चाहिए यहाँ पे? Market exchange rate is influenced by the sale and purchase of foreign currency in international money market. Government does not intervene to manage the exchange rate in this system. All of these, क्या इसमें से सारे सही है? ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि सबसे पहले काम कौन करेगा इसमें? मार्केट करेगा, बट मार्केट सही से नहीं करेगा तो कौन इंटरफियर करेगा? आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक। तो मतलब यहाँ पे मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से काम चलता है। तो आंसर क्या होगा सर जी यहाँ पे? आंसर इज बी। क्या होगा आंसर यहाँ पे? बी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। स्पॉट मार्केट का मतलब तुरंत में अगर आप एक्सचेंज कर पाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्पॉट मार्केट। करंट ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, करंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन मीन फॉर द फ्यूचर डिलीवरी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे? ऑन द स्पॉट का मतलब होता है करंट ट्रांजैक्शन। क्या होता है ऑन द स्पॉट का मतलब? करंट ट्रांजैक्शन। चलिए करंट ट्रांजैक्शन सही आंसर है हमारा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द, इन फ्यूचर जो आप डील करने वाले हैं उसको बोला जाता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसमें से क्या आएगा भैया फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में? which happens to prevail in the future, which happens to clear the current transaction, at which market demand for foreign currency is equals to market supply। ये तो इक्विलिब्रियम की बात हो गई। at which forward transaction are to be honored, ठीक है। तो forward transaction to be honored जो है इसका सही आंसर है भैया। किसका? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट
सिस्टम का। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या बताता है लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ग्रांट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स या इन्फ्लक्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये बोल रहा है लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब हम लोग चीजों को ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है बढ़ेगा, तो मगर हमारे तरफ से पैसा ज्यादा जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो इंपोर्ट हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये बताना है मुझे। ठीक है ना, चलिए, डिवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस owing to the change in the demand supply and demand forces in the international market। ठीक है, ये बोला गया है एक स्टेटमेंट डिवैल्यूएशन का मतलब। ठीक है, depreciation occurs when the value of domestic currency reduces owing to the change in the supply and demand forces in the international market। बिल्कुल सही बात की गई है इनने। ओके, depreciation occurs when the value of domestic currency is reduced by the government। सरकार का कोई लेना देना नहीं है भैया depreciation में देखा जाए तो। devaluation occurs when the value of currency is increased by the, अब भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भैया, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डिक्रीज करना। अब डिवैल्यूएशन में बोल रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी, मगर सरकार की कहीं बात नहीं कही गई, मार्केट फोर्सेस की बात करी गई, तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो रहा है भैया, डेप्रिसिएशन अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ओइंग टू चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो आंसर क्या है भैया, बी आंसर जो है हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हम लोगों को बताना है। पार रेट ऑफ एक्सचेंज मींस फ्लेक्सिबल, पार का मतलब होता है एग्जैक्टली वही रेट। ठीक है, तो इसको हम लोग फिक्स्ड मान सकते हैं। ओके, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी सेम एज डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नहीं, अलग अलग चीजें हैं। ये मार्केट के हिसाब से चलती है, सरकार के हिसाब से चलती है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल नहीं भैया, ये हमारे मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे काम करता था, बिल्कुल सही बात है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है किस पे काम करता था भैया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे काम करता था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई डिसाइड्स टू बाय बैक इंडियन करेंसी। दिस इज अ केस ऑफ, किस चीज का ये केस है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग या मैनिपुलेटेड फ्लोटिंग। हम लोग को ये पता है फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो मार्केट के हिसाब से चले, फिक्स का मतलब ये हो गया जो सरकार के हिसाब से चले, मैनेज का मतलब हो गया पहले मार्केट के हिसाब से चले, बट अगर मनमानी करने लगेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो इंटरफियर करेगा उसको बोलेंगे हम लोग मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर हमारा जो है वो 18 का सही है, सी वाला। कौन सा है भैया, सी वाला। सरकार मतलब आरबीआई ने जो करेंसी खरीदी वो क्यों खरीदी, क्योंकि यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग चाहिए था। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज द ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंप्लाइज बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं। डिमांड कब फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी बताया था कि डिमांड के टाइम में नेगेटिव और सप्लाई के टाइम में पॉजिटिव कर्व चलेगा। मैंने दमन एंड दीव के एसपी की बात करी थी। स्पॉट मार्केट अलाइंग हेजिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, हमारा आंसर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल 100% ट्रू है। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरिटी वैल्यू। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज रिप्लेस्ड बाय डर्टी फ्लोटिंग, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम लोगों को पता है ब्रेटन वुड जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे काम करता है। व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी लेस रुपया आर अवेलेबल फॉर यूएस डॉलर, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। मिंट वैल्यू ऑफ अ करेंसी इंप्लाइड पेपर वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भैया, यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। क्या बोला गया यहाँ पे कि व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर in relation to the domestic currency less rupee are available for a US dollar, बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी तो रुपी थोड़ा कम अवेलेबल होगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।